तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो हम पढ़े थे वो पेशवाओं के पहले जो बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़े थे। ठीक, अब जो पेशवा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पेशवा थे उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन है? बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। इनका समय जरूर याद रखिएगा 1720 से 1740 तक, यानी 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम। ठीक है, अब जब ये पेशवा बने तो ये केवल 19 साल के थे, केवल 19 साल के थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए, जब ये पेशवा बन रहे हैं तो इनके सामने चैलेंजेस भी हैं, इनके सामने चुनौतियां हैं। और कहते हैं ना कि चुनौतियां एक योग्य व्यक्ति को क्या करती, और ज़्यादा निखारती है। तो ये योग्य व्यक्ति थे, चुनौती जितनी आई और ज़्यादा ये निखरे। देखो, इनके समय में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, निजाम स्वयं बन रहे थे। निजाम आसफ जाह, निजाम आसफ जाह उस टाइम पे 1724 में क्या किए थे, आए थे यहाँ पे दक्कन में, दक्कन का सूबेदार बन करके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो मराठों को क्या मिलता था, चौथ और सरदेशमुखी मिलती थी, चौथ और सरदेशमुखी देने से इनकार कर दिया, या कि उसके ऊपर रोक लगाना शुरू कर दिया। अब चूंकि इनको ये लगा भी नया नया पेशवा है, ठीक है, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें अलग अलग तरीके से फैली हुई थी बाजीराव प्रथम के बारे में, तो जिसके कारण निजाम को लगा कि भाई इनको चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार में रोक लगाया जा रहा था, तो सबसे बड़ा तो ये था। दूसरा ये था कि जो शंभू जी थे, शंभू जी वो क्या कर रहे थे, वो साहू जी महाराज की अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे। साहू जी महाराज का विरोध कर रहे थे, ये विरोध ज्यादा बेहतर है। शंभू जी जो थे वो साहू जी महाराज का विरोध कर रहे थे। अब विरोध किस तरीके से, देखो, एक हायरार्की अगर अपन जानते हैं तो सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनके जो बेटे हैं संभाजी हैं, संभाजी, ठीक है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक दूसरी पत्नी से एक थे जिनका नाम था राजा राम। ठीक है, संभाजी के बेटे रहते हैं साहू जी महाराज, और राजा राम के रहते हैं शंभू जी। ठीक है, ये हायरार्की अगर आप समझ जाएंगे तो चीजों को समझने में आपको थोड़ा आसानी होगी। क्या बोल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के दो बेटे, एक संभाजी और एक राजा राम। जो संभाजी के बेटे हैं साहू जी महाराज और राजा राम के बेटे हैं शंभू जी। अब क्या हो रहा था, साहू जी महाराज को औरंगजेब क्या कर ले रहा है, बंदी बना ले रहा है। तो राजा राम जो है, राजा राम की पत्नी जो ताराबाई, उनके पास अधिकार आ जा रहा है, और ताराबाई किसको बनाना चाह रही है, शंभू जी को बना रही है। और उसके बाद जब साहू जी महाराज छूट के आ रहे हैं तो साहू जी महाराज और शंभू जी के बीच में ये हो रहा है कि आखिरकार मराठों के छत्रपति हैं कौन। ठीक है, तो यही चीज हो रही है कि जब बालाजी विश्वनाथ खत्म हो रहे हैं तो फिर शंभू जी को लग रहा है कि भाई ये एक और मौका है, क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण पेशवा वो तो रहे नहीं। ठीक है, तो अब उनकी जगह पे क्या किया जाए, साहू जी महाराज की जगह शंभू जी अपना वो कर रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई साहू जी महाराज का क्या कर रहे थे, शंभू जी विरोध कर रहे थे, और बहुत सारे जो मराठा सरदार थे उनके साथ आ गए थे। और चूंकि अधिकांश को लगा गया था कि 19 साल का बच्चा वो इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चला सकता है, तो ये भी एक कारण था कि उनके सामने चैलेंजेस आ रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसा कि सभी चैलेंजेस को, सभी चुनौतियों को इन्होंने दूर किया, और इनका कहना था कि भाई अब समय आ गया कि जितने भी विदेशी हैं भारतीय में, भारत में, उन सबको हम क्या कर दें, बाहर कर दें, और हिंदुओं के लिए क्या एक सुनहरा भविष्य करें। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि एक बिल्कुल यानी वृद्ध वृक्ष है, मुगल क्या हो गए,
मुगल को इन्होंने बोला कि एक पुराना वृक्ष है, वृद्ध मतलब एक पुराना वृक्ष है जिसकी जड़ें कैसी हो गई, कमजोर हो गई। औरंगजेब भी जड़ें हैं, कमजोर हो गई। तो अगर आप तने के ऊपर वार करोगे तो शाखाएं क्या हो जाएंगी, अपने आप गिर जाएंगे। देखते हैं बाजीराव मस्तानी वाली फिल्म देखे हो, जब रणवीर सिंह का जब क्या होता है, टेस्ट होता है, तो जब टेस्ट होता है तो उसने कैसे मारता है वो तीर, एक तिनका रहता है, तिनका में वो कहाँ पे वार करता है, वो बिल्कुल नीचे वार करता है। तो लोग बोलते हैं कि भाई इसका तो निशाना चूक गए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, ज़मीन खोद करके देखो क्या हो गया, ये छोटा हो गया, दूसरा टुकड़ा आपको ज़मीन के अंदर मिलेगा। मतलब किसके ऊपर वार करना है, तने के ऊपर वार करना है, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। मतलब जितनी शाखाएं हैं, जितने भी अमीर हैं, जितने भी गुट बने हुए सब चले जाएंगे अगर आपने एक बार तने के ऊपर वार कर दिया। तो ये क्या थे इनकी, ये इनकी शास्त्र बुद्धि भी थी और शस्त्र बुद्धि भी थी। शास्त्र बुद्धि की कहाँ पे वार करना है और शस्त्र बुद्धि की किस तरीके से वार करना है, ये इनकी एक योग्यता थी। ठीक है, तो इस आधार पे इनका शुरुआत होता है। ये थोड़ा समय इसको भर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, कहानी ही है और कहानी को बहुत अच्छे से समझिएगा। टाइम देता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कि निजाम से संबंध इनके कैसे थे। व्रत है कृष्ण, ब्रश नहीं किया, ओके कोई बात नहीं यार, हर बात का जवाब थोड़ी दिया जाता है। चलो हाँ, अब इसके बाद निजाम से संबंध देखते हैं कि भाई साहब आखिरकार इसके निजाम के साथ कैसे संबंधित, निजाम से संबंध कैसे थे, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। हाँ, बाजीराव मतलब इनके समय में, चूंकि पेशवा है तो इनके समय में निजाम, चूंकि निजाम क्या है, सबसे बड़ी शक्ति है दक्कन के, है ना। तो कैसे संबंध बने, देखो 1724 में 1724 में आसफ जाह क्या होता है, निजाम बन करके आता है। आसफ जाह निजाम रहता है 1724 में। अब यहां से इसकी शुरुआत होती, कुछ महत्वाकांक्षा, ये भी क्या चाहता है, दक्कन में स्वतंत्र राज्य चाहता है, स्वतंत्र शासन चाहता है। लेकिन इसको मालूम है जब तक मराठे हैं तब तक ये अपना स्वतंत्र शासन कायम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, मराठों से बड़ी ईर्ष्या करता है। ठीक है, तो ये क्या चाह रहा है निजाम, ये दक्कन में स्वतंत्र सत्ता चाहता है। और इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है कौन, मराठे। और चूंकि मालूम है कि मराठों से ये जीत नहीं सकता, इसलिए ये क्या करता है, षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है। ठीक है, चूंकि मराठों से जीत सक नहीं रहा है तो मराठों के विरुद्ध क्या कर रहा है, षड्यंत्र। और ये षड्यंत्र में क्या करता है, षड्यंत्र में जो कोल्हापुर गुट के मराठों को बढ़ावा दे रहा है। कोल्हापुर किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, शंभू जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, साहू जी महाराज और शंभू जी दो लोग हैं, तो दोनों के बीच में साम्राज्य का क्या हो गया, विभाजन हो गया। बोल दिया कि कोल्हापुर वाला क्षेत्र किसको मिल जाएगा, शंभू जी को मिल जाएगा। तो शंभू जी को ये क्या कर रहा है, शंभू जी को ये दे रहा है आर्थिक और सैनिक सहायता। क्योंकि इसको मालूम है कि अगर इसको हम दे रहे हैं आर्थिक और सैनिक सहायता तो किसके विरुद्ध हो जाएगा, साहू जी महाराज। चूंकि साहू जी महाराज का मेन कौन है, बाजीराव, चूंकि वही अब मेन है ना। अब यहाँ जो छत्रपति हो गए ना, अब छत्रपति का रोल कम होते जा रहा है और अब यहाँ से पेशवा का रोल बढ़ता जा रहा है। बाजीराव प्रथम के टाइम पे ही जो मेन केंद्र हो गए कौन है, पेशवा हो गए। हालांकि बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे साहू जी महाराज का अच्छा खासा रोल रहता है, लेकिन जब ये बाजीराव आते हैं तो फिर छत्रपति का रोल उतना नहीं रह जाता। तो क्या कर रहा है ये,
आर्थिक सहायता दे रहा है, और मराठों के बीच में क्या कर रहे हैं, गुट बना रहे हैं। ठीक है, मराठों के बीच में अलग अलग गुट बना करके उनको बिल्कुल तोड़े जा रहे हैं। तो इस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। और एक टाइम तो ऐसा भी आ रहा है, एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जब आप ये देखते हो कि शंभू जी के सामने अब साहू जी महाराज ने क्या करने लग गए। साहू जी महाराज अब एक तरीके से अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार ही हैं, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्योंकि इस समय पे कहाँ है बाजीराव, कर्नाटक में बिजी है। ठीक है, इस समय बाजीराव कहाँ पे, कर्नाटक में, जिसके कारण अब ये साहू जी महाराज को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। लेकिन जैसे आते हैं बाजीराव वैसे ही क्या करते हैं, साहू जी महाराज फिर से उठ जाते हैं, परिस्थितियां सही हो जाती हैं, फिर उसके बाद युद्ध होता है 1728 में। ठीक है, 1728 में युद्ध हो रहा है। चलिए यहां पे मैं कर देता हूं। सात मार्च 1728 युद्ध का थोड़ा सा याद रखिएगा। 7 मार्च 1728 को पालघर का युद्ध होता है। पालघर का युद्ध, जिसमें निजाम और पेशवा आपस में युद्ध करते हैं, जिसमें किसकी जीत होती है, पेशवा की जीत होती है, और निजाम क्या होते हैं, बुरी तरीके से हारते हैं। ठीक है, पालघर का युद्ध होता है, पालघर का लड़ाई होती है, जिसमें कौन जीत रहा है, पेशवा जीत रहे हैं। ठीक, सर यहाँ पे क्या बताएं, साहू जी कमजोर हो रहे। हाँ, यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ कि शंभू जी क्या है, अब कर्नाटक में बिजी बाजीराव, अब जब कर्नाटक में पेशवा बिजी तो क्या हो रहा है, साहू जी महाराज कमजोर हैं। और यही समय लग रहा है निजाम को कि भाई शंभू जी को और ज़्यादा मैं क्या कर दूँ, और सपोर्ट कर दूँ, ताकि शंभू जी क्या करें, साहू जी महाराज को अपनी अधीनता स्वीकार करवा लें। और जैसे साहू जी महाराज अधीनता स्वीकार करें, मराठों का मेन सरदार कौन हो गए, शंभू जी, और शंभू जी हो गए तो अपन बाजीराव प्रथम को किनारे कर देंगे और फिर उसको मिल करके मार देंगे। ये था, चूँकि कर्नाटक में बिजी थे, लेकिन फिर उसके बाद जब वो आए तो परिस्थिति सुधार लिए। पालघर या कि इसी को पालखेड़ भी बोलते हैं। ठीक, दोनों नाम लिखे रहो, पालघर या पालखेड़ का युद्ध 7 मार्च 1728 में हुआ, जिसमें जीत हुई। तो फिर उसके बाद एक संधि होती है जिसे बोलते हैं मुंगी सिवा गांव की संधि। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा मुंगी सिवा गांव की संधि किन किन दो के बीच में हुई थी। ठीक है, तो मुंगी सिवा गांव की संधि किसके बीच में हुई थी, निजाम और पेशवा के बीच में। और किस युद्ध के, उसमें पालखेड़िया के पालघर के युद्ध के विरुद्ध। ठीक है, अब इस संधि में कुछ बातों को रखा गया है। इस संधि में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं, वो कौन सी बातें हो जाती हैं, संधि में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ऐसी होती हैं कि अब यहां पे बोला गया है कि दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया मराठों को। इसके अलावा बोला गया कि भाई शंभू जी को अब सहायता नहीं की जाएगी। बोला गया जितने भी विजित क्षेत्र हैं वो मराठों को वापस मिलेंगे, और साथ में युद्ध बंदियों को छोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि दक्कन में चौथा और सरदेशमुखी का अधिकार अब पूरी तरीके से क्लियर है। अब निजाम किसी तरीके से रोक नहीं लगाएगा, चौथा और सरदेशमुखी का अधिकार मराठों के पास आ गए। मतलब दक्कन अब क्या हो, दक्कन के निजाम अब नीचे हो गए और मराठे ऊपर हो गए।
शंभूजी महाराज को इससे पहले जो सैनिक सहायता दी जा रही है, आर्थिक सहायता अब नहीं दी जाएगी। जो विजित क्षेत्र हैं, जो मराठे पहले जीते थे, वो सब क्षेत्र मिलेंगे और जितने युद्ध बंदी वो सबको छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से क्या क्या हुआ आपका मुंगी सीवा गांव की संधि में, ये कुछ बातों को रखा गया। कभी कभार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बन जाता है कि मुंगी सीवा गांव की संधि थी या कि इनमें किन बातों को रखा गया है। ऐसे 4-5 स्टेटमेंट आ जाएंगे, उनमें से एक ये भी रह सकता है। ठीक है, ऐसा बोल देगा कि मुंगी सीवा गांव की संधि के तहत मराठों को मालवा का सूबा मिल गया, मालवा की चौथर सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया कि गुजरात की मिल गई, तो याद रखिएगा दक्कन का मिल रहा है। ठीक है, चलो कर लिख लो, इसको नोट कर लो। भाई यूट्यूब वाले आप लोग भी साथ में लिखते जाइएगा, है ना। देखता है कोई? देखता हो, नोट्स बनाते होंगे, कहानी सुनते होंगे। मैंने नोट्स बनाए, काम भी तो नहीं चलना। गुस्सा मत यार, डरता हूँ भाई, लड़का गुस्सा आ गए तो। क्या लिखे हैं सर थर्ड वाला? विजित क्षेत्र जो है मराठों को वापस मिलेंगे और युद्ध बंदियों को छोड़ा जाएगा। विजित क्षेत्र मतलब जो जीता हुआ क्षेत्र है। देखो पहले मराठों की जो एक मेरे ख्याल से सबसे जो खराब आदत थी, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दी, वो ये थी कि मराठे बहुत तेजी से कोई भी क्षेत्र जीतते थे लेकिन उसके ऊपर अधिकार नहीं करते थे। समझ रहे हो, जीतने को उन्होंने पूरा को पूरा भारत देश जीत लिया लेकिन कंट्रोल उनका कहीं पे नहीं रहा। यही कारण है कि जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप क्या, आपने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी, लेकिन रिमेंबर क्या है, दिमाग में गया क्या है। तो मराठों के साथ सबसे बड़ी ये थी दिक्कत, क्योंकि उन्हें चौथर सरदेशमुखी से मतलब था, उन्हें कर से मतलब था। तो जाते थे, कर्ज वसूल करके आ जाते थे, और एक टाइम के बाद जैसे शासक चेंज होता था तो बोलता था कि हम नहीं देंगे, तो फिर उनको युद्ध करना पड़ता था। यानी अगर उन्होंने अपना ही वहाँ कोई व्यक्ति नियुक्त कर दिया, वहाँ पे गवर्नर लगा दिया, कोई सूबेदार रख दिया, कुछ भी कर दिया और पूरी तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तो दोबारा उन्हें युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप देखते हो मराठों को बार बार युद्ध करना पड़ रहा है उसी क्षेत्र के लिए। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कॉन्कर नहीं कर रहे हैं, वो इस क्षेत्र को बना करके नहीं रख रहे हैं, जीत रहे हैं और फिर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये मेन था। अब इसके बाद क्या होती है, एक वारणा की संधि होती है। एक ये संधि का भी नाम लिखे रहिएगा और याद रखिएगा क्या है। एक संधि होती है वारणा की संधि। वारणा की संधि के अंतर्गत क्या होता है, शंभू जी जो हैं इन्होंने साहू जी महाराज की अधीनता स्वीकार कर ली। साहू जी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण संधि होती है मराठों के लिए, वारणा की संधि। इसमें क्या है, जो शंभू जी महाराज अभी तक क्या बोल रहे थे, अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे, एक अलग साम्राज्य चाह रहे थे और कई हद तक साहू जी महाराज को हटाना भी चाह रहे थे। अब उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब मराठों के बीच में दो झंडे नहीं रहेंगे, एक ही झंडे के तले दूसरा व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, तो वारणा की संधि ये महत्वपूर्ण रहता है। तो निजाम के साथ इस तरीके से संबंध चलते हैं। ठीक है, कर लीजिए। अब इसके बाद मालवा और गुजरात के साथ क्या संबंध थे, बाजीराव प्रथम के साथ। तो दो क्षेत्र आते हैं, एक आता है मालवा और एक आता है गुजरात। ये दो क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मालवा और गुजरात। और आप देख रहे हो कि इतिहास में इनको लेकर के बहुत लड़ाई हुई है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में इनका कोई यूज नहीं है, मालवा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे मिडाइवल हिस्ट्री आती है और जैसे जैसे राज्यों का उदय हो रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर मालवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा क्षेत्र रहता ही नहीं। इसलिए आप देखते हो मालवा को लेकर के हर एक क्षेत्र क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। मालवा और गुजरात, चूंकि मालवा और गुजरात के रास्ते से आप कहाँ जाओगे, पोर्ट जाओगे, बंदरगाह जाओगे,
और बिना पोर्ट गए आप किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर पाओगे, और व्यापार नहीं करोगे तो आपकी, देखो व्यापार करोगे तभी ना आपको पैसा मिलेगा, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ना आप सैनिक रख पाओगे, ना राजा के पास कुछ रहेगा, ना ही वो पुरोहित को दे पाएगा, और ना ही कुछ होगा। तो इसलिए व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है कि भाई मालवा और गुजरात को लेकर के 1739 में 1739 में, इसको हटा दीजिए, डेट हटा दीजिए, ठीक, डेट समथिंग 1735 समथिंग रहती है। 1739 तो आखिरी समय हो जाएगा बाजीराव का। 1735 के टाइम पे इनको क्या मिल गया था, गुजरात में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया था। वो एक टैक्स है ना सर ये? हाँ, चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स है जो पड़ोसी राज्यों से क्या करते थे, मराठे वसूल करते थे, उनके आय के अनुसार, उनके राजस्व के अनुसार, कि कितनी उनकी उपज हो रही है और कितना उनको राजस्व मिल रहा है, उसके अनुसार चौथ और सरदेशमुखी। देखो, इससे पहले गुजरात के ऊपर चौथ और सरदेशमुखी के लिए बालाजी विश्वनाथ ने भी काम किया था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ किससे, हुसैन अली से उसने संधि की थी, लेकिन वो वाली सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद गुजरात के लोग करके 1735 में हो गए। मालवा को लेकर के इनके जो छोटे भाई थे चिमना जी इस क्षेत्र में क्या किया था, इन्होंने संधि की थी, और संधि के माध्यम से क्या किया था, मालवा के क्षेत्र में क्या हो गया था, मिल गया था इनको। बाजीराव के छोटे भाई है, ठीक, बाजीराव के छोटे भाई है। और गुजरात में एक जो मुगल सूबेदार था, गुजरात का लिख लीजिएगा, मुगल सूबेदार सरबुलंद खां जो था, गुजरात का सूबेदार था, उसके साथ संधि हुई थी। ठीक है, चिमना जी यहाँ पे भी इन्होंने एक्टिव रोल किया था, और चिमना जी की ही संधि हुई थी। चिमना जी इनके जो छोटे भाई थे बाजीराव और जो मुगल सूबेदार वहाँ पे नियुक्त था गुजरात में, सरबुलंद खां, ये दोनों के बीच में संधि हुई, और इसके आधार पर गुजरात से चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार किसको मिल गया, मराठों को मिल गया। ठीक, चिमना जी जो थे ना, कर के ज्ञाता थे वो। गुजरात का क्षेत्र मिल रहा है, मालवा में भी चिमना जी का एक योगदान रहता है, लेकिन गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात में मुगल सूबेदार नियुक्त है सरबुलंद खां, और वो दोनों के बीच में क्या हो रही, संधि हो रही, चिमना जी और सरबुलंद खां के बीच, जिसके कारण फिर गुजरात की सूबेदारी मिल रही, गुजरात में अधिकार मिल रहा है। ठीक, और यहाँ पे भी ऐसी चीजें हो रही, चिमना जी ने यहाँ पे भी, चूंकि देखो जीतने का काम था, युद्ध करने का काम किसका था, बाजीराव का, और युद्ध करने के बाद वहां का निपटारा का काम किसका था, चिमना जी का, क्योंकि चिमना जी टैक्स और कर के मामले में और ज्ञाता अच्छे थे, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते थे, एक के पास शस्त्र का ज्ञान था, एक के पास शास्त्र का ज्ञान था, तो दोनों भाई मिलकर के पूरा का पूरा अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो चूंकि ये जो मालवा वाला क्षेत्र रहता है ना, ये उत्तर भारत और दक्कन को जोड़ने के लिए, उत्तर भारत और दक्कन को जोड़ने का काम करता था, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया से लेकर के आपको दक्कन तक अगर आपको जाना है तो आपके लिए मालवा का क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो 1719 में प्रयास किया गया था, लेकिन ये प्रयास विफल रहा। फिर उसके बाद 1735 में, यहाँ पे भी 1735 में बाजीराव प्रथम ने क्या किया था, मालवा के क्षेत्र पर अपने बाहुबल से, चूँकि युद्ध करके ही उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। ठीक है, तो मालवा और गुजरात पर क्लियर है। एक बार फिर से बताइए नहीं, उत्तर भारत। उत्तर भारत में बोल रहा हूँ, जैसे नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में आपका कौन कौन सा क्षेत्र आ गया है, आपका नॉर्थ इंडिया में आपका पंजाब हो गया, आपका दिल्ली हो गया, ये जितने पूरे पूरे क्षेत्र हैं। अब देखो जैसे ये आपका भारत हो गए,
तो इंडिया में अगर जैसे ये पूरा नॉर्थ इंडिया हो गया, आपको यहाँ दक्कन वाले क्षेत्र में आना है, ठीक है। तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आने के लिए बीच में आपको क्या पड़ेगा, मालवा पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये दक्कन वाला क्षेत्र और ये उत्तर भारत, अब चूंकि मराठों की अब क्या हो गई है, महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। मराठे पहले उत्तर भारत में नहीं थे, मुगलों की सत्ता का कमजोर होना और मराठों का उत्तर भारत में बढ़ना। अब मराठे क्षेत्रीय शक्ति नहीं बन के रहना चाहते, बल्कि मराठे अब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मराठों का तो शुरुआत में यहीं पे है, दक्कन के क्षेत्र में ही है। लेकिन अब मराठे कहाँ जाना चाहते हैं, नॉर्थ इंडिया में जाना चाहते हैं। दिल्ली की राजनीति में अब वो धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लग गए हैं। आप देखोगे किस तरीके से पानीपत के तृतीय युद्ध हो रहा है, और पानीपत के तृतीय युद्ध में आप देख रहे हो कि किस तरीके से पंजाब में वो अपने सूबेदार चेंज कर रहे हैं, और पंजाब में सूबेदार चेंज करना ही अहमद शाह अब्दाली को खराब लग रहा है, क्योंकि पंजाब का क्षेत्र उसे मिल जा रहा है, जिसके कारण दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो अब क्या है, मराठे क्षेत्रीय शक्ति नहीं बन के रहना चाहते, तो उनके लिए किस चीज़ की जरूरत है, उनके लिए मालवा और गुजरात का सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर मालवा गुजरात इनके अधीन नहीं रहेगा तो उत्तर भारत ये पहुँच नहीं सकते, इसलिए इनकी पहली प्राथमिकता है कि मालवा और गुजरात। और जब ये मालवा और गुजरात को जीतने जाएं, तब इनके लिए जरूरी कि जो दक्कन है, दक्कन में निजाम शांत बैठे। यहां से गए आगे, यहां दक्कन अगर यहां पे कर दिया तो काम हो गया इनका, न ऊपर के रहे न नीचे के रहे। तो पहले यहां पे दक्कन को शांत किया, फिर उसके बाद मालवा गुजरात को जीता, फिर उसके बाद जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र, चलिए इसके बाद जो बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पे कौन थे, राजा छत्रसाल है। ठीक है, अब बुंदेलखंड अपन करते हैं। बुंदेलखंड में क्या हुआ, मोहम्मद खां बंगस, मोहम्मद खां बंगस, ये एक है सूबेदार, जिसको मुगलों ने कहां पे नियुक्त किया है, इलाहाबाद में, जो आज के टाइम पे आपका प्रयागराज है। तो मोहम्मद खां बंगस को कहां पे नियुक्त कर दिए गए, इलाहाबाद में। अब ये मोहम्मद खां बंगस ने क्या किया, ये जो राजा छत्रसाल थे, बुंदेला सरदार छत्रसाल, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुंदेला सरदार छत्रसाल। तो छत्रसाल के ऊपर क्या किया इसने, एक तरीके से प्रतिबंध लगाने लग गए, उनके क्षेत्र को जीतने लग गए। तो जो छत्रसाल थे, उन्होंने किससे मदद मांगी, उन्होंने पेशवा से मदद मांगी। ये जो आपको ये बाजीराव मस्तानी का जो पिक्चर का सीन दिखाया जाता है ना, उसमें यही कहानी है। ठीक है, मोहम्मद खां बंगस जो हैं ये सूबेदार हैं, इलाहाबाद का नया सूबेदार इनको बनाया गया। और इलाहाबाद किसके अंतर्गत आ रहा है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आ रहा है। तो भाई जैसे इलाहाबाद की सूबेदारी मिलेगी तो वो क्या करेगा, अपना राज्य विस्तार। अब वो उनको उसको इसलिए भेजा ही गया है कि ये जो छत्रसाल हैं, जो बुंदेला सरदार है, उनके राज्य को आप कम करिए, और हमें अब कहाँ पहुँचना है, बुंदेलखंड भी पहुँचना है। तो अब छत्रसाल ने किससे मदद में मांगी, पेशवा से। और पेशवा ने क्या किया, युद्ध में मोहम्मद खां बंगस को हरा दिया। और जब युद्ध में मोहम्मद खां बंगस को हरा दिया, तो छत्रसाल प्रसन्न होकर के पेशवा को कुछ कुछ क्षेत्र दे रहा है, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र मिल रहे हैं पेशवा को, कालकी या कि कालपी, कालपी, सागर, झांसी। अब समझ रहे हैं मराठों का कहां कहां पे विस्तार हो रहा है। मराठे बुंदेलखंड के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, इससे पहले मराठे केवल और केवल यहाँ पे हैं, अब मराठे इस क्षेत्र पर भी पहुंच रहे हैं, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर भी। क्या क्या मिल गया, कालपी, कालपी जो है आपके झांसी के पास स्थित है। ठीक है, कालपी हो गए, सागर हो गए, झांसी, ये तीनों कैसे क्षेत्र मिल गए, पेशवा की निजी जागीरदारी मिल गई। पेशवा की निजी जागीरदारी मिली है। ठीक है, यानी ये छत्रसाल को नहीं, यहाँ पे छत्रपति को नहीं मिल रही है, बल्कि पेशवा की निजी जागीर है। ठीक है, पेशवा का इस पर अपना प्राइवेट कंट्रोल है। तो इस तरीके से देख रहे हो, आपको बुंदेलखंड में भी किसका, मराठों का विस्तार हो गया ना।
आपको देखने को मिल रहा है झांसी में जितने भी हैं, ये सागर में है, ये जो आपके ग्वालियर में सिंधिया हुए, जो इंदौर में होलकर हो रहे हैं, वो कौन है? मराठे ही हैं, ये कोई दूसरे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से विस्तार हो रहा है उनका, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पे अपने अपने सरदार नियुक्त कर रहे हैं। और अब क्या है, अब ये क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि ये पूरे को पूरे भारत की शक्ति बनती जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिख लीजिए। फिर जो महत्वपूर्ण है वो दिल्ली, बाजीराव प्रथम के समय की जो दिल्ली वाला क्षेत्र उनका महत्वपूर्ण है। क्या सर कालपी सागर और कालपी, कालपी है, सागर है, झांसी है, 3 क्षेत्र उनको निजी जागीर के रूप में मिल गए। दिल्ली, दिल्ली पर आक्रमण किस तरीके से किया गया है? जैसे आप लोग जानते हो बाजीराव प्रथम ने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण करने के पीछे कारण क्या था, इस चीज को देख लीजिए। तो एक सरदार का नाम याद रखिए, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर जो हैं, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने किसके ऊपर आक्रमण किया? यमुना नदी पार की और अवध पर आक्रमण किया। ठीक है, अब इन्होंने अवध पर आक्रमण किया, लेकिन अवध पर किसका है? सादत खां है। ठीक है, अवध पर कौन है? सादत खां उपस्थित है, और सादत खां की बहुत बड़ी फौज है। और जब सादत खां की बहुत बड़ी फौज है तो क्या हो रहा है भैया, उस फौज को देख करके मल्हार राव होलकर वापस आ गए। ठीक है, और जब मल्हार राव होलकर वापस आ गए तो अब ये जो सादत खां पहुंच रहा है मुगल दरबार में, और जो राजा है उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बता रहा है अपनी जीत के बारे में, भैया देखो हमको देख करके तो मल्हार राव होलकर निकल लिए, तो मतलब हम क्या है, कितने बड़े हो गए। अब ये बात पता चल रही बाजीराव प्रथम को। तो बाजीराव प्रथम को जब बात पता चल रही है तो बाजीराव प्रथम बोल रहा है, चलो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं कि दिल्ली कितना है और सादत खां में कितनी क्षमता है। तो 1737 में बाजीराव प्रथम जो है 500 घुड़सवार लेकर के, केवल 500 घुड़सवार लेकर के इसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और दिल्ली पर 3 दिन तक रुकता है भाई साहब। दिल्ली पर आक्रमण ही नहीं किया बल्कि दिल्ली में 3 दिन तक रुका भी, लेकिन दिल्ली में किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि इसका कोई विरोध भी कर पाए। वहां पे जो मुगल सम्राट थे वो भागने के लिए तैयार थे। मोहम्मद शाह था उस समय पे, और मोहम्मद शाह क्या है, भागने की तैयारी में लग गया था कि भाई भागो दिल्ली से किस तरीके से अपना जान बचा करके। और ये अवध के ये थे सादत खां थे, इनका तो पता ही नहीं था। तो दिल्ली को उसकी औकात दिखाने के लिए 500 घुड़सवार लेकर के बाजीराव प्रथम कूच कर गया और 3 दिन तक रुका और कोई उसका विरोध नहीं किया। तो जितनी बड़ाई इन्होंने की थी कि मल्हार राव होलकर हमें देख करके भाग गए, वो सब धरा का धरा रहेगा। तो इस तरीके से दिल्ली में भी किसका हो गया आधिपत्य, यानी अब इससे धीरे धीरे क्या हो रही है, मराठे अब पूरे के पूरे देश में सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। मराठों से बड़ी शक्ति अब कोई नहीं पूरे देश में। ठीक है, मराठों से बड़ी अब कोई दूसरी शक्ति नहीं है। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में पूरे देश में है ये अब। क्लियर? अब बाजीराव प्रथम की खास बात क्या है भाई, देखो ये लड़ाकू तो है, इनको क्या कहा जाता था, इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लेगा लड़ाकू पेशवा कौन थे, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं, बाजीराव प्रथम ही थे। लड़ाकू पेशवा के नाम से इनको जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी लड़ाइयाँ करी और किसी भी लड़ाई में नहीं हारे, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। और इनकी सबसे खास बात क्या थी कि ये अपनी मुगल सेना के बारे में बहुत अच्छे, ये अपनी मराठा की सेना के बारे में बहुत अच्छा जानते थे। इनको मालूम था कि हमारी मराठा सेना तोप खाने के सामने काम बहुत अच्छा नहीं कर पाती, तो इनका ये था कि कभी भी सेना के सामने आकर के युद्ध इतना नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, बल्कि ये पीछे से हमला करते थे। तीव्र हमला और बहुत जल्दी अपनी जगह बदलना। इनकी खास बात क्या थी, बहुत तेजी से हमला करेंगे और बहुत जल्दी निकल भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप को कहीं से दूसरी जगह से मदद मंगाओ। किसी को देखा कहीं पे आ रहे हैं,
बहुत तेजी से आक्रमण किया और सबको मारे काटे निकल लिए, वहां रुक ही नहीं रहे हैं कि भाई आप कहीं से और अपनी सेना बुलाओ, कहीं से और आप मदद मांगो, फिर उसके बाद हमसे युद्ध करो। नहीं, आए, मारे, चले दिए। ठीक है, तो इनकी खास बात क्या थी? इनकी तीव्रता और स्थान बदलना। खास बात इनकी यही थी, भाई तीव्रता और स्थान बदलना। मूवमेंट कहते थे, स्पीड इनकी थी और मूवमेंट थी। ये दो इनकी खास बात थी जिसके आधार पर ये क्या हुए, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में ये जीते। ठीक है, पूरे पूरे क्षेत्र पर इनका आधिपत्य हो गया। अब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1740 में, रोग के कारण, कुछ रोग उनको लगा और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, सेकंड नंबर आपका आता है जो तीसरे महत्वपूर्ण है पेशवा, वो है कौन से आपके? बाजीराव, बालाजी बाजीराव। अब इसके बाद अपन इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आपका पेशवा वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। बालाजी बाजीराव, ये किसके थे? बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, बालाजी बाजीराव। ठीक है, 1740 से 61 तक कर लीजिए। देखो, इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण एक घटना घटी जो थी एक सांगोला की संधि। सांगोला की संधि, जिसके आधार पर अब जो छत्रपति हैं वो क्या है? केवल नाम मात्र के शासक। ठीक है, छत्रपति क्या है? अब केवल नाम मात्र के शासक। जैसे आपके यहाँ राष्ट्रपति है ना, नाम मात्र का शासक, ब्रिटेन में राजा है, नाम मात्र का शासक। उसी तरीके से अब छत्रपति क्या होगा? केवल नाम मात्र के शासक। और अब वास्तविक शासक कौन है? पेशवा। ठीक है, यहां पे एक सांगोला की संधि हो गई। ठीक, इनको क्या कहा जाता है? पैलेस ऑफ मेयर्स। पैलेस ऑफ मेयर्स मतलब क्या हो रहे हैं? ये पैलेस ऑफ मेयर, यानी जो पैलेस में अब रह रहे हैं मेयर, वही अभी महापौर, यानी महल के महापौर कहा जाता था इनको, छत्रपति को। ठीक, तो इनके शासनकाल में सांगोला की संधि हुई, जो एक तरीके से आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं मालवा और गुजरात। देखो मैं क्या बोला था, मराठे हर जगह लड़ रहे हैं लेकिन किसी एरिया को कॉन्कर करके नहीं रख रहे हैं। तो देखो बाजीराव प्रथम को जो समस्या देखने को मिली, वही समस्या अब इनको भी देखने को मिल रही। अब इन्हें फिर से मालवा और गुजरात के ऊपर फिर से चौथर सरदेशमुखी के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे हुई थी, यही चीज बाजीराव प्रथम के टाइम पे हो रही है और यही चीज इनके टाइम पे हो रही है। और यही इनकी क्या है? कमजोरी है, जिसके आधार पर पेशवा जो हैं, मराठे जो हैं, कभी भी भारत की बहुत बड़ी शक्ति नहीं बन पाए, क्योंकि लड़ते थे और इस क्षेत्र को छोड़ के आ जाते थे। ठीक है, तो मालवा और गुजरात। अब यहां पे कुछ चीज महत्वपूर्ण हो रही है। अब देखो, मालवा के ऊपर जो जयसिंह थे, जयसिंह आप लोगों को मालूम है, जो राजपूत शासक थे, आमेर के शासक थे जयसिंह। जयसिंह की मध्यस्थता में राजस्थान, जयसिंह की मध्यस्थता में क्या किया गया? एक बार अब फिर से दोनों जो शासक हैं उनके बीच में क्या किया जा रहा है? संधि की जा रही है, समझौता की जा रही है, मुगल और मराठों के बीच में। मुगल का उस समय शहंशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बेटे कौन थे? अहमद शाह। अहमद शाह को क्या बनाया गया? मालवा का सूबेदार। इस संधि के माध्यम से
अहमद शाह को मालवा का सूबेदार बनाया गया। और मराठों में जो पेशवा है उन्हें नायब सूबेदार बनाया गया। कहने को तो ये नायब सूबेदार थे, लेकिन ये प्रमुख थे। ठीक है, जयसिंह की मध्यस्थता, इस पॉइंट को समझिए। जयसिंह की मध्यस्थता, जयसिंह क्या है? अब देखो, एक राजपूत ने मध्यस्थता की किसके? मुगल और मराठों के बीच में। तो राजपूत की मध्यस्थता में मुगल और मराठों के बीच में एक संधि हुई, जिसके आधार पर मालवा का जो क्षेत्र है, अब मालवा का क्षेत्र किसको मिल रहा है? अब मराठों को मिल रहा है। और यहाँ पे अब इनके पास पूरे के पूरे अधिकार आ जा रहे हैं। ठीक है, सैनिक अधिकार भी मिल रहे हैं, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार मिल रहे हैं। जो अहमद शाह है उन्हें सूबेदार बनाया गया। अहमद शाह कौन है? राजकुमार है। और मराठे में जो पेशवा है नायब सूबेदार है। ठीक है, इसके बदले में बोला गया कि जो मराठों को 4000 की सेना किसको देनी पड़ेगी? मुगल को। मुगल शहंशाह के अधीन 4000 की सेना रखनी पड़ेगी। अब ये 4000 की सेना क्या होती? कुछ नहीं। इतना बड़ा राजस्व वाला क्षेत्र उनको मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से मालवा पर पूर्ण रूपेण से अधिकार किसका हो जा रहा है? और गुजरात पे भी इसी तरीके से दोबारा आना पड़ रहा है ना। और बुंदेलखंड क्षेत्र पर 4000 की सेना मुगल सम्राट के अधीन इनको रखनी पड़ेगी, मराठों को। ऐसे ही बुंदेलखंड में हो रहा है। बुंदेलखंड में क्या हो रहा है? बुंदेलखंड में भी यही चीज है। निजी संपत्ति तो मिल गई पेशवा को, लेकिन उस पर उन्होंने नियंत्रण ही नहीं किया, अपनी सेना ही नहीं रखी। तो धीरे धीरे वो क्षेत्र क्या हो गए? जाते गए। तो फिर उसके बाद जो पेशवा ने क्या किया था, जो ओरछा के शासक थे, ओरछा के जो छत्रसाल से, उसके ऊपर आक्रमण किया और वो वाले क्षेत्र को भी फिर से क्या बना लिया? अपना उपनिवेश बना लिया, बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, ओरछा के जो शासक है ना, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ओरछा के शासक के ऊपर आक्रमण किया और वो बना लिया, और कुछ इसमें और खास नहीं है। ये कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है इनका। इस संधि का नाम क्या था? किस संधि का? ये जो आप मध्यस्थता में संधि, नहीं, इन संधि का कुछ नाम नहीं रह रहा है, क्योंकि इन संधि का नाम इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि इसमें मेन शासक वर्ग नहीं आ रहा है। समझिए, मध्यस्थता हो रही है, और मध्यस्थता में कभी कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। शासक वर्ग होगा वही ना परमानेंट करवाएगा। अभी जैसे मैं मीडिएटरशिप हूं, मैं दो लोगों के बीच मध्यस्थता कर रहा हूं, वो परमानेंट नहीं है। वो कभी भी दो के बीच में होगा तो कभी भी संधि तोड़ सकते हैं, क्योंकि मीडिएटरशिप किसी और की है, तो वो चीज परमानेंट नहीं हो रही, इसलिए संधि का नाम नहीं रहेगा तरह। संधि का नाम वही संधि का नाम रहता रहा जो शासक वर्ग के साथ संधि की जाती थी। मीडिएटरशिप में केवल और केवल बातें चलती थी, वो कभी भी स्थायी चीज नहीं रहती थी, अस्थायी चीज रहती थी। साल 2 साल के बाद टूट करके फिर से युद्ध शुरू हो जाते थे। अब तुमने बोला, किसी की तुमने गारंटी ली, सामने वाले तुम्ही को ध्यान नहीं दे रहा है, तुमने गारंटी ले ली, तुम बोल रहे हो कि भाई तुम और तुम दोनों के बीच में कड़ी तुम हो, और वो दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या है? नाराज हैं, तो दोनों फिर एक बार आक्रमण कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज हुआ। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है इनके में, जिसके आधार पर पानीपत का युद्ध हुआ, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भाई दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और पंजाब 1751 में, 1751 में क्या हो रहा है? अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण का खतरा है। शाह अब्दाली के आक्रमण का खतरा है। तो यही टाइम है जब जो अवध के नवाब हैं, अवध के नवाब जिनका नाम है सफदरजंग, अवध के नवाब सफदरजंग, ठीक है, अवध के नवाब सफदरजंग ने क्या किया? एक संधि की, और एक संधि के माध्यम से संधि की, और संधि के माध्यम से ये बोला कि भाई पेशवा क्या करेंगे? पेशवा हमारी अहमद शाह अब्दाली से रक्षा करेंगे, आंतरिक और बाह्य रूप से। ठीक है, यानी इस संधि के माध्यम से पेशवा रक्षा करेंगे।
किसकी? सफदरजंग की। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। और बदले में 50 लाख वार्षिक किसको मिलेगा? पेशवा को मिलेगा। रक्षा करेंगे अहमद शाह अब्दाली से सफदरजंग की, और बदले में 50 लाख रुपए किसको मिल जाएगा? वार्षिक कर के रूप में मिलेगा। हर एक साल 50-50 लाख रुपए की रकम देनी पड़ेगी अवध के नवाब को। और साथ में ही पंजाब, अजमेर और सिंध के दोआब का क्षेत्र, सिंध के दोआब का क्षेत्र, पंजाब हो गए, अजमेर हो गए और सिंध के दोआब का क्षेत्र पे किसको? चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया मराठों को, पेशवा को। ठीक है, अब इस कहानी को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये मैं बोल रहा हूं कि भाई रक्षा करना है और बदले में क्या मिल जा रहा है? पंजाब मिल गए हैं, अजमेर मिल गए और सिंध के दोआब वाला क्षेत्र मिल गए। अब ये सब क्षेत्र मिल गए, ठीक है। लेकिन यहां पे जो मुगल जो शहंशाह हैं, सिंध के दोआब का क्षेत्र, ठीक है, दोआब का क्षेत्र जो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र रहता है, तो मुगल शहंशाह ने क्या किया? अहमद शाह अब्दाली के साथ भी, शाह अब्दाली के साथ भी संधि कर ली। जैसे आप लोगों को मालूम है कि अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण होता है दिल्ली के क्षेत्र पर, और पंजाब का क्षेत्र किसको मिल जा रहा है? अहमद शाह अब्दाली को मिल जा रहा है। यानी मुगलों ने भी क्या किया? मुगल शहंशाह ने भी अहमद शाह अब्दाली को पंजाब का क्षेत्र दे दिया। अब देखो यहाँ पे अवध के नवाब हैं, उन्होंने बोला है कि भाई पंजाब का क्षेत्र किसको मिल जाएगा? मराठा को मिल जाएगा। और यहाँ पे मुगल शहंशाह ने भी क्या बोला है कि भाई पंजाब का क्षेत्र किसको मिल जाएगा? अहमद शाह अब्दाली को मिल जाएगा। तो यही दोनों के बीच में लड़ाई का कारण बन जा रहा है, ठीक है, चूंकि एक ही क्षेत्र पर है, दोनों बोल रहे हैं। अब इसको मराठों ने बोला कि भाई ये तो हमारे साथ विश्वासघात है, ठीक है। तो भाई पंजाब के क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली अपना गवर्नर नियुक्त करके जाता है। जब ये 1757 में आक्रमण करता है, 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और दिल्ली से लेकर के मथुरा तक के पूरे क्षेत्र को लूटा और मंदिर अंदिर तोड़ा और सब चीज काम किया जितना कर सकता था, ठीक है। तो 1757 में ये अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और उसने मथुरा से दिल्ली तक का क्षेत्र को लूटा और मंदिर अंदर तोड़े और लौटते हुए पंजाब में अपना गवर्नर नियुक्त करके चला गया, ठीक है। यह मैं बोल रहा हूं कि अहमद शाह अब्दाली, देखो अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। उसमें से एक आक्रमण था 1757 में, जब उसने आक्रमण किया और आपके मथुरा से दिल्ली तक उसने लूटमार मचाई। क्योंकि देखो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी था, उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? लूटमार करना, जितना ज्यादा हो सके संपत्ति लूटो। तो मथुरा से लेकर के दिल्ली तक उसने लूटा और जैसे वापस गए, वापस जाते हुए पंजाब में अपना फिर से एक गवर्नर नियुक्त कर दिया। और जैसे लोगों को पता, जैसे इनको पता चला मराठों को कि भाई ये सब हो रहा है, तो रघुनाथ राव के नेतृत्व में क्या हुआ? रघुनाथ राव के नेतृत्व में एक बार फिर मराठा सेना गई और फिर उसके बाद पंजाब में, देखो पंजाब में एक बार अहमद शाह अब्दाली ने लूट मारी, एक बार फिर मराठे लूट मार रहे हैं दोनों। नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर पूरी तरीके से मानवीयता नहीं। वो केवल लूटते नहीं थे, वो मंदिरों को तोड़ते थे, घर की महिलाओं का बलात्कार करते थे, उठा करके लेकर के जाते थे, हिंसा करते थे, एक तरफ से खड़ा करके जितने भी जो युद्ध बंदी रहते हैं उन सबके सिर काट दिया जाता था, ठीक है। ये सब काम किया जाता था। लेकिन मराठे इतना नहीं करते थे। उनका ये रहता था कि आप चौथ और सरदेशमुखी दे दो, वो चल देंगे, और नहीं दोगे तो जो मिलेगा वो सबको लूटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम कर रहे थे। तो अब जैसे पता चला मराठों को कि भाई अहमद शाह अब्दाली ने अपना गवर्नर नियुक्त किया है, तो रघुनाथ राव के नेतृत्व में, रघुनाथ राव के नेतृत्व में क्या हुआ? एक बार फिर पंजाब पर आक्रमण किया गया
और पंजाब को अपने अधीन कर लिया गया और पंजाब में अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया, अपना सूबेदार, पंजाब में अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, क्लियर है। जैसे पता चला तो रघुनाथ राव के नेतृत्व में पंजाब पर फिर से आक्रमण हुआ और पंजाब को लूटा गया और पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में रख लिया गया और वहां पे अपना सूबेदार बना दिया। अब इस बात का पता चलेगा अहमद शाह अब्दाली को कि भैया हमारा सूबेदार हट गया, तो फिर अहमद शाह अब्दाली आएगा आक्रमण करने, और इस बार आक्रमण करने आएगा इसको मराठों को सजा देने के लिए। और तब होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो जनवरी 1761 में हुआ। ठीक है, इसके बाद होता है, इसके बाद हो रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो किस किस के बीच में हो रहा है? सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में कब हो रहा है? जनवरी 1761 में। और इसमें पानीपत के युद्ध में मराठे हार जाते हैं, और जब मराठे हारते हैं तो उनकी क्या होती है? सर्वोच्चता को थोड़ी नुकसान पहुंचता है। क्लियर? इस तरीके से पूरा कहानी चल रही है। कहानी के माध्यम से पढ़ोगे और एक एक चीज को कनेक्ट करके पढ़ते जाओगे तो ये चीज कठिन नहीं है, और अगर कहानी भूल गए तो फिर तो याद करते ही रह जाओगे, तो खतरनाक हो जाता है इतिहास के साथ। इतिहास इसीलिए कभी कभार टफ लगती है ना? क्लियर है? कर लो इसको। पानीपत, देखो पानीपत क्या मैं बोल रहा हूं, इस चीज को समझ रहे हो कि भाई पंजाब पर आक्रमण कर रहे हैं। पंजाब पर गवर्नर किसने बना करके रखा था? पहले अहमद शाह अब्दाली ने। भाई उस क्षेत्र पर गए, हटा दिया, अपना बना दिया। अब अहमद शाह अब्दाली को लगे ना भाई पंजाब तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, चूंकि मुगल शहंशाह से हमारी संधि हुई जिसमें पंजाब हमारा है, और हमने अपना गवर्नर बनाया था। इसकी कैसे मजाल की गवर्नर हटा दिया, चलो फिर से लूट मार करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। तो फिर अब क्या हो रहा है? मराठों के साथ युद्ध हो रहा है, और 1761 में मराठों के साथ युद्ध हुआ, और फिर उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध है। ठीक है, पानीपत के क्षेत्र में दोनों आपस में मिल रहे हैं और वहीं युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में वही फिर हार जा रहा है सदाशिवराव भाऊ, और सदाशिवराव भाऊ हारा, और फिर अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर फिर पंजाब का अपना गवर्नर नियुक्त किया और चला गया वापस। और अहमद शाह अब्दाली दक्कन तक गया ही नहीं। ये एक खास बात होती है कि अगर अहमद शाह अब्दाली दक्कन तक जाता तो मराठे शायद पूरी तरीके से हार जाते, लेकिन चूंकि सदाशिवराव भाऊ भर हारा और साथ में विश्वासराव भी हारा, जो किसका था बेटा? बालाजी। ठीक है, बालाजी बाजीराव का बेटा था विश्वासराव, वो भी हारा। तो इस तरीके से आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और यही आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो पेशवाओं के अंतर्गत ये तीन जो पेशवाएं, यही महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो फिर नाम चल रहा है, और फिर वो कुछ कुछ कारण बन रहा है जिसके कारण आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, वो अपन देख लेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं है। मेन है यही चीज़ पढ़ना रहता है। देखो क्या कारण है कि भाई ये पानीपत का तीसरा युद्ध हारे? उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, क्योंकि जो हिंदू शासक है वो कोई साथ नहीं आए। ठीक है, हिंदू शासकों का एकत्र ना होना। हिंदू शासकों के एकत्र ना होने के पीछे कारण क्या था? चूंकि होलकर और सिंधिया, होलकर और सिंधिया ने क्या किया था? राजपूतों को लूटा था। राजपूतों के क्षेत्र में जाते थे और उनसे चौथे और सरदेशमुखी वसूल करते थे, और नहीं होता था तो लूट मार करते थे। तो ये भी था कारण। और दूसरा, रघुनाथ राव ने क्या किया था? जाट सरदार के दुर्ग में, जाट सरदार के दुर्ग में क्या किया? वहां पे घेराबंदी की।
जाट सरदार के दुर्ग में घेराबंदी की, और जब जाट सरदार के दुर्ग में घेराबंदी करेगा तो क्या हुआ? अब जाट सरदार थोड़ी साथ देगा पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो यही कारण है कि कोई भी हिंदू शासक आया नहीं साथ में मराठों के, और जब हिंदू शासक मराठों के साथ में नहीं आएगा तो कैसे जीतेंगे? और साथ में अहमद शाह अब्दाली के जितने भी मुस्लिम थे सब साथ हो गए, सिज्जाउद्दौला हो गए साथ में, जो सबसे महत्वपूर्ण था। तो जिसके कारण अहमद शाह अब्दाली जीता और सदाशिवराव भाऊ हार गए। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा पेशवा के बारे में। ठीक है, खत्म। ये टॉपिक भी अपन खत्म कर देते। कितना हो गया? 56 ठीक, काफी क्लियर है। तो यहाँ पे अभी अपन खत्म करते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया पेशवा वाला। इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक करेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान, वो दो के बारे में पढ़ लो तो कम से कम वो भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद डेट वाला रहेगा, तो डेट वाला मैं एक तरफ से लिखा दूंगा जो इंपॉर्टेंट डेट है। फिर उसके बाद अपन बंगाल में पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन ट्रेडिशनल टॉपिक में आ जाएंगे अपने। क्लियर? तो आज अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, तो भाई जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और फिर मिलिए दोबारा कल। तो हो गए, फिर मिलते हैं।